इनकम टैक्स, जैसे आपको पता है इनकम टैक्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। टैक्स एज अ वर्ड, टैक्स होता क्या है इन अ लेमन लैंग्वेज, कि टैक्सेस क्या होते हैं। बेसिकली टैक्सेस एक प्रकार की फीस या चार्जेस होती है, किसके ऊपर? आम पब्लिक के ऊपर, और वही चीज गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाती है? रेवेन्यू। ओके, सो टैक्सेस आपके लिए तो क्या हो गए? चार्जेस या फीस, कुछ भी नॉर्मल लैंग्वेज में, किसके लिए? पब्लिक के लिए। और यही चीज गवर्नमेंट के लिए हो जाती है रेवेन्यू। रेवेन्यू से बेसिकली मतलब है उनकी खुद की इनकम, राइट। अब गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ इनकम तो उनको चाहिए सोर्स, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अभी इतना ज्यादा कोविड पैंडेमिक के अंदर आपको इतनी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर सब कुछ आपको कम प्राइस में दिया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो अमाउंट चाहिए। तो वो मेनली उनका टैक्सेस से आता है, और भी सोर्सेज होते हैं, बट वन ऑफ द मेन सोर्स क्या होता है? टैक्सेस होते हैं। ओके, अब ये जो टैक्सेस होते हैं ये किस पे लगते हैं? बेसिकली कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी आपकी गुड्स प्रोडक्शन सर्विस हो गई, आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या गुड्स सेल्स करते हो, या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या आप इनकम अर्न कर रहे हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि कॉमर्शियल है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैचेस होते हैं, राइट, तो वो जो मैचेस हो रहे हैं उसमें जो आप टिकट्स खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्सेस लगते हैं, राइट, तो वो एक एक्टिविटी बेस्ड टैक्स हो गया। ओके, कॉमर्शियल। हर एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगता है। आप अगर पार्क में खेलने चले गए तो वहां कोई टैक्स नहीं लग रहा आपको, राइट, क्योंकि वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी उस पर टैक्सेस लगेंगे। अब ये तय कौन करता है कि कैसे लगेंगे टैक्सेस? वो पावर होती है गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट डिसाइड्स कि कब किस चीज पे टैक्सेस लगने होते हैं। गवर्नमेंट से बेसिक मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि टैक्स लगने से पहले उसके लिए लॉ बनता है। और ये बात हमारे सबसे बड़े लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखी हुई है, राइट, कि नो टैक्स शैल बी लेविड अंटिल देयर इज अ लॉ। ओके, या अनलेस देयर इज अ लॉ। तो अगर लॉ नहीं होगा तो आपके ऊपर कोई भी टैक्सेस लग नहीं जाएंगे, पहले लॉ बनेगा फिर टैक्सेस लगेंगे। और लॉ कैसे बनता है? पार्लियामेंट के अंदर, अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि लॉ बनने के लिए पहले एक बिल ड्राफ्ट होता है, राइट, बिल ड्राफ्ट होता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, उस पर एग्री करते हैं, देन वो आगे पास होना होता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब जाके वही बिल एक्ट बन जाता है, राइट। तो उसी तरीके से इनकम टैक्स लगने के लिए भी पहले लॉ बना होगा, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। 1961 में ये लॉ बना था, राइट। उस समय ये हुआ था कि आपके जितने भी टाइप की इनकम सोर्सेज होंगे, पहले अलग अलग टैक्सेस होते थे। इवन दो हम आजाद हो गए थे 1947 के अंदर, उसके बाद भी टैक्सेस लग रहे थे, बट अलग अलग वे में। अगर आपने सुना हो तो वेल्थ टैक्स नाम का एक टैक्स होता था, जो उससे पहले 1961 से पहले लगता था, राइट। ऐसे भी बहुत सारे टैक्सेस थे जो 1961 से पहले लगते थे, बट उसके बाद जितनी भी टाइप की इनकम है उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लगेंगे ना, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लगेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, बेसिक्स आपको समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखिए, जब भी लॉ बनता है ना तो उसकी कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, राइट, कुछ न्यू वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो उस लॉ से ही रिलेटेड होते हैं। सो पहले अपन कुछ बेसिक्स टर्म्स समझ लेंगे, देन पूरा अपन को लॉ बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा। ओके, सो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर, और प्रीवियस ईयर। अब ये तीनों चीजें होती क्या है, इसको अपन पहले बेसिक्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको फाइनेंशियल ईयर का मतलब बता देता हूं। बेसिकली कोई भी वो 12 मंथ का टाइम पीरियड जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पूरा साल होगा, लाइक एक ईयर होगा। हम कैलेंडर ईयर भी चलते हैं जनवरी टू दिसंबर, वैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, इंडिया गवर्नमेंट में। अगर आप बाहर के किसी देश में जाएंगे तो वहां पे अलग अलग भी होते हैं, कुछ लोग अप्रैल टू मार्च वाले फॉलो करते हैं, कुछ लोग कैलेंडर ईयर कोई फाइनेंशियल ईयर चलते हैं। बेसिक मतलब इतना सा है कि 12 मंथ का टाइम पीरियड फॉर फाइनेंशियल पर्पस।
ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर की, राइट। ऐसे ही असेसमेंट ईयर भी एक टाइप का फाइनेंशियल ईयर ही है जिस पे इनकम टैक्स एक्ट वर्क करता है। अगर आप कभी भी सुनेंगे ना इनकम टैक्स के बारे में तो वो हमेशा असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में बात करेंगे। अब ये असेसमेंट ईयर क्या होता है उसको समझने के लिए पहले अपन प्रीवियस ईयर समझ लेते हैं। देखिए, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों एक प्रकार की फाइनेंशियल ईयर ही है, बेसिकली सेम ईयर है, कोई अलग नहीं है। मतलब असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ का टाइम पीरियड होगा, इंडिया में जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे एंड होता है। ये चीज तीनों सालों के लिए है। ओके, तो जब मैं बात कर रहा हूं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मतलब ये समझ के चलना कि वो एक प्रकार का फाइनेंशियल ईयर ही है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर इन दोनों वर्ड्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जो है ना वो इन दोनों वर्ड्स की लैंग्वेज में ही बात करता है, राइट। अगर आप कभी भी इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे या उसके लिए उसकी साइट पे जाएंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे इनकम टैक्स की प्रॉपर नॉलेज के लिए, तो ये दो वर्ड्स ज्यादा यूज होंगे, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी होगा बट मेनली ये दोनों वर्ड्स ज्यादा यूज होंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली वो फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर इनकम अर्न हुई हो, इनकम अर्न हुई हो उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, राइट। और यही इनकम को जिस ईयर में असेस किया जाएगा उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेस का मतलब होता है कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन, बेसिकली इसके ऊपर टैक्सेस के कैलकुलेशंस करना एज पर द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, अब होता क्या है, देखिए जिस साल में आप इनकम कमाएंगे उसके नेक्स्ट साल ही उस इनकम पे असेसमेंट होगा। बेसिकली मान लीजिए अभी क्या चल रहा है 2020-21, राइट। सो ये ईयर अगर आप देखना चाहें तो इसको तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये ईयर असेसमेंट ईयर होगा कौन से वाले ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर के लिए, इससे जस्ट पहले वाले ईयर के लिए जो कि है 1920। क्यों? क्योंकि 1920 में जो आपने इनकम अर्न करी है उसको नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के अंदर असेस किया जाएगा। सो व्हेनेवर यू गोना से अबाउट असेसमेंट ईयर, जब हम असेसमेंट ईयर की बात करेंगे इसका मतलब है कि हम उसके प्रीवियस ईयर की इनकम अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। यानी अभी जो चल रहा है ईयर 2021, ये असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, किसके लिए? 1920 के लिए। और यही ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, किसके लिए? 21-22 के लिए। सो इट जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट अपन जब पढ़ेंगे तो वो हमेशा असेसमेंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेगा। लाइक उसके लिए 2020-21 असेसमेंट ईयर है, तो इस टाइम पे इनकम टैक्स की जो वर्किंग हो रही है वो प्रीवियस ईयर की अर्निंग पे हो रही है, यानी 1920 की अर्निंग पे हो रही है। यानी अभी वो जो टैक्सेस लगा रहा है या अभी जो वो अप्लाई करने वाला है टैक्सेस आपके ऊपर, वो 1920 की इनकम अर्निंग पे करेगा। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक भी है कि पहले आप कमा लीजिए, जब तक आप कमाएंगे नहीं तब तक आपको डेफिनेट अमाउंट पता नहीं होगा कि कितना कमाया है। एक बार आपको डेफिनेट अमाउंट पता है कितना कमाया है, उस पर आप टैक्सेस पे कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए इनकम टैक्स हमेशा असेसमेंट ईयर पर वर्क करता है जो प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड होता है। प्रीवियस ईयर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो पिछला साल, राइट। वैसे ही असेसमेंट ईयर के लिए भी प्रीवियस ईयर होता है जिसमें इनकम अर्निंग होती है, और वही असेसमेंट ईयर के लिए इनकम असेसमेंट का ईयर हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अगर आप समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। लाइक ये तीनों ही साल फाइनेंशियल ईयर हैं, बट इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप देख किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं। और इनकम टैक्स जो है वो हमेशा असेसमेंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। लाइक इस साल वो सिर्फ 1920 की इनकम अर्निंग के बारे में बात कर रहा है और उसको वो असेसमेंट ईयर कहता है। आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो फिर वो उस समय 2021 की अर्निंग के बारे में बात कर रहा हो, राइट। तो ये इस तरीके का अपना पहला टर्मिनोलॉजीज हो गई, राइट। सेकंड पॉइंट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल बजट। बहुत सुना होगा, हर साल फरवरी में आता है कि फाइनेंशियल बजट आने वाला है, फाइनेंशियल बजट आने वाला है। वो क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल बजट एक नॉर्मल लैंग्वेज, अगेन हमारी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, जबकि ये फाइनेंशियल बजट और कुछ नहीं, एक तरीके का फाइनेंस एक्ट होता है। फाइनेंस एक्ट होता क्या है? ये प्रॉपर्ली लिंक होता है इनकम टैक्स एक्ट से। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होती है, इकोनॉमिक अपवर्ड्स भी जाता है, बूस्ट भी होता है। लाइक इस साल की बात कर ले तो पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, राइट। सो अब वो जो स्लो डाउन आएगा उसके ऊपर रेट्स कौन सी लगेंगी? क्योंकि देखिए जो टैक्स आपके ऊपर लग रहे हैं वो गवर्नमेंट लगा रही है, और गवर्नमेंट को सेलेक्ट किसने किया है? आप लोगों ने। सो जो टैक्सेस होते हैं ये आप लोगों से आपके लिए ही लिए जाते हैं। लाइक जैसे हम बात करते हैं ना डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वैसे ही टैक्सेस भी वर्क करते हैं कि जैसा आपके साथ काम रहेगा वैसा आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे।
आप ज्यादा कमा रहे हैं, आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेंगे, आप कम कमा रहे हैं तो आपको एग्जम्पशंस भी मिलती हैं, छूट भी मिलती है, राइट। तो वो चीजें किस में डिसाइड होती है? फाइनेंस एक्ट में। क्यों? क्योंकि आप बार बार चेंज नहीं कर सकते इनकम टैक्स एक्ट, बार बार इसमें आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते। तो हर साल के लिए जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, टैक्स रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं या टैक्स रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर बने हुए हैं, बट वो इस साल लग नहीं रहा कि लगा सकते हैं, राइट। इस साल वर्किंग नहीं करेगा या इस साल बहुत ज्यादा बूस्ट आ गया तो कम रेट पे लेना सही नहीं होगा, ज्यादा रेट लेंगे तो ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कोई कंट्री है जहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट आ रहा है तो उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट, टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए। बात कर लेते हैं यूएसए की, वहां पे अभी 5G 6G भी है। क्यों? क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर इकोनॉमिक बूस्ट होगा तो हम वो प्रोवाइड कर पाएंगे। अब वो प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए, और वो कहाँ से आता है? टैक्सेस से, राइट। सो उस बेसिस पे रेट्स डिसाइड होती हैं। फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या होता है? वो उस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। अब ये चीज ध्यान रखना, ये तीनों चीजें लिंक्ड है, राइट। फाइनेंस एक्ट उस साल की फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के लिए आता है। जैसे इस साल जो फाइनेंस एक्ट आया वो 2020 आया। 2020 का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो उस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है। ऐसे ही जो पिछले साल आया होगा 19 के अंदर, 2019 के अंदर, वो 1920 के लिए आया होगा, और वो 1920 की अर्निंग के लिए आता है, लाइक उस साल जो आप कमाओगे। बट इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की बात करता है। तो इनकम टैक्स के लिए जिस असेसमेंट ईयर में हम काम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट जो फाइनेंस एक्ट होता है वो उससे एक साल पहले का होता है, बेसिकली प्रीवियस ईयर का होता है। बहुत कंफ्यूजन है, बट इनकम टैक्स चलता ही इस प्रोसेस से है कि पहले ही आपको बता देता है कि इस साल आप जो अर्निंग करने वाले हो उस पर कौन से रेट लगने वाले हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर। फिर आप वो पे कब करोगे? नेक्स्ट ईयर। सो यू नो कि आपके ऊपर किस रेट से टैक्सेस लगने वाले हैं। इससे आपको फायदा क्या होता है? आपको टैक्स प्लानिंग में फायदा हो जाता है कि इस साल इतने हायर टैक्सेस हैं तो हमें इस एक्टिविटी को ऐसे करना है। हर कंपनी के लिए वो मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, राइट। तो इसलिए फाइनेंस एक्ट पहले आ जाता है, आपको पहले बता दिया जाता है कि रेट कितनी लगने वाली है, कब लगेगी, वो नेक्स्ट ईयर में होंगी। सो हम बात कर रहे हैं 2021 के असेसमेंट ईयर की, राइट। सो इसके लिए जो रेलेवेंट होगा, जो यूजफुल होगा फाइनेंस एक्ट, वो होगा फाइनेंस एक्ट 2019। क्यों? कि 2019 जो आया था वो 1920 की अर्निंग के लिए आया था, और 1920 की अर्निंग असेसमेंट ईयर 2020-21 के अंदर असेस होगी, राइट। सो ये इसलिए साथ में कनेक्टेड है। सो जो अपन आज पढ़ने वाले हैं जितने भी आज मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाला हूं वो रहेंगी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, कनेक्टेड विथ फाइनेंस एक्ट 2019। ओके, ये चीज क्लियर है। चलिए अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं कि इनकम टैक्स लगता किस किस पे है, लाइक कौन कौन से लोगों पे इनकम टैक्स लगता है। ऑब्वियसली जो इनकम अर्न कर रहा है, बट इनकम्स भी बहुत टाइप की होती हैं। आप सैलरी से अर्न कर रहे हो, आप बिजनेस से अर्न कर रहे हो, या आपका कमीशन बेस्ड वर्क हो, प्रॉपर्टी डीलर है, आप कमीशन कमाते हैं। सो टाइप ऑफ इनकम्स होती हैं, राइट। उसी तरीके से टाइप ऑफ पर्सन भी होते हैं। आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, या आपकी कंपनी हो, कंपनी काम कर रही हो। सो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टैक्सेस लगते हैं। सो पहले अपन ये जान लेते हैं कि कौन कौन से लोगों पे टैक्सेस लगता है। सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेशली डिफाइन किया गया है कि पर्सन होते क्या है। पर्सन बेसिकली असेसी होता है। असेसी क्या हो गया? बेसिकली जो भी इनकम टैक्स में पर्सन टैक्स भर रहा है उसको असेसी बोलते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज के अंदर। सो पर्सन क्या है? असेसी है। अब इस पर्सन को अलग से डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स के अंदर कि किस किस को हम पर्सन मानते हैं। टोटल 6 है। पहला है इंडिविजुअल, यानी कोई भी आम इंसान, आप, मैं या कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल। सेकंड है एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है? ये आजकल तो टैक्स प्लानिंग के लिए यूज होता है, पहले एक्चुअली में एचयूएफ होता था। इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनका एक बिजनेस होता था प्रॉपर फैमिलीज का, कि हम अगर, उनकी एक मोनोपोली होती थी कि लाइक हमारी फैमिली है, यही बिजनेस करेगी और ये हमारा बिजनेस रहेगा, और कोई इस टाइप का बिजनेस नहीं करेगा, राइट। तो उनका जो बिजनेस होता था वो पूरे बिजनेस पे टैक्सेस लगते थे, उनके मेंबर्स पे नहीं लगते थे। तो वो इंडिविजुअल्स पे टैक्सेस नहीं लगते थे, एचयूएफ पे लगते थे। आजकल क्या होता है, अगर आपकी फैमिली है, बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनने के लिए आपको फैमिली चाहिए। तो अगर आप फैमिली वाले पर्सन है तो आप अपना एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, उस पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एचयूएफ पे अलग रेट्स लगते हैं। इसी तरीके से कंपनी। फोर्थ, फर्म। फर्म का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल की फर्म नहीं है। हो सकता है आप इंडिविजुअल हो, आपका जनरल स्टोर हो, तो उसमें आपको इंडिविजुअल में ही पढ़ना है,
इवन दो आपकी फर्म है, बट आपकी फर्म और आपका काम, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी या आइडेंटिटी वो अलग नहीं है, वो सेम ही है, तो वो इंडिविजुअल में जाएगा। फर्म से यहाँ पे रेफरेंस है पार्टनरशिप या एलएलपी, एक न्यू प्रकार की एंटिटी है जो अभी आजकल बहुत चलती है। इसका मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरली पार्टनरशिप के अंदर आपकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मतलब आपने 3-4 लोग हैं, आप लोग साथ में आए, बिजनेस करने आए, आपने अपनी तरफ से 5 लाख लगाए, बाकी सबने भी 5 लाख लगाए, तो 4 जने तो 20 लाख लगा दिए, लेकिन आपकी बिजनेस को इतने लॉसेस हो गए जो 20 लाख से भी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 30 लैक्स के, तो आपको 30 लैक्स पूरे प्रोवाइड करने होंगे आपके जितने भी लोन, जिनसे आपने लोन लिया है, बेसिकली जितने भी आपके डेटर हैं, राइट। उसी तरीके से कंपनी के अंदर क्या होता है, आप कितने भी डायरेक्टर्स हो, लाइक आप डायरेक्टर हैं, आपने कंपनी में शेयर खरीदे 5 लाख के, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 5 लाख तक ही लिमिटेड है। मतलब अगर आपकी कंपनी 10 लाख का लॉस करती है तो आपके ऊपर 5 लाख का ही लॉस आएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो वो लिमिटेड हो जाता है कंपनी में। बट कंपनी में कुछ ऐसे ही, जैसे इसका बेनिफिट है लायबिलिटी का, तो उसमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वही चीज एलएलपी में नहीं होती। बेसिकली एलएलपी क्या है, मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। कुछ अच्छे पॉइंट्स कंपनी के एलएलपी के अंदर है, कुछ अच्छे पॉइंट्स पार्टनरशिप के इसके अंदर है, सो इसलिए एलएलपी बनती है। इसका रेफरेंस बहुत ज्यादा सीए के लाइफ में भी होता है। लाइक अगर सीए को प्रैक्टिस करनी है तो वो कंपनी नहीं खोल सकता, लाइक 3-4 सीए साथ में आके कंपनी नहीं खोल सकते, क्योंकि कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, सिर्फ इंडिविजुअल सीए कर सकता है। तो इंडिविजुअल काउंट किस में होता है, पार्टनरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप में लिमिट जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है, बट एलएलपी के अंदर लिमिटेड हो जाती है। सो वो बेसिकली आपने जितनी भी बड़ी आप फर्म्स का सुनेंगे, जितनी भी बड़ी फर्म्स है वो एलएलपी ही है, या वेंचर्स है, वेंचर्स भी यही होते हैं, एलएलपी के अंदर साथ में मर्ज होकर काम करते हैं। ओके, सो ये 4 फर्म है जो अपने बेसिकली काम में आएंगी या अपने रिलेटेड होंगी, बाकी जो 2 हैं वो अपने इतने काम नहीं आती। 5th पॉइंट है लोकल अथॉरिटी एंड 6th आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। देखिए, लोकल अथॉरिटी से सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जितनी भी आपकी लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, राइट, तो उनके ऊपर भी टैक्सेस लगते हैं, वो किस में काउंट होते हैं, वो लोकल अथॉरिटी में काउंट होते हैं। और इसी तरीके से जो जुडिक्शंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, उनके ऊपर भी टैक्सेस लगते हैं। उनके यहाँ पे जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो अर्निंग हो रही है उनके ऊपर भी टैक्स लगते हैं, वो इसमें आता है आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन में। खुद सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिक्लेयर कर दिया एज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इसका बेस्ट एग्जांपल है शिरडी मंदिर। जो शिरडी मंदिर है या तिरुपति बालाजी मंदिर है, उनके ऊपर भी टैक्स लगते हैं। अब वो तो पर्सन नहीं है, बट उन संस्थाओं के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। किसके लिए? क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया एज अ पर्सन, सो उनके ऊपर ये वाले रूल्स लगते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। तो ये 6 के 6 अलग रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन 6 के ऊपर अलग अलग तरीके से टैक्स रेट्स लगती हैं। अब वो टैक्स रेट्स क्या होती है वो अपन देख लेते हैं। टैक्स रेट्स अलग अलग पर्सन पे अलग अलग तरीके से लगते हैं, तो पहले अपन इंडिविजुअल्स का देख लेते हैं। देखिए, 2 रेट सिस्टम होते हैं, रेट के भी 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है स्लैब रेट सिस्टम, और एक होता है फ्लैट रेट। अब ये स्लैब रेट और फ्लैट रेट में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, स्लैब रेट जो होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही मिलती है, बाकी सारे पर्सन्स के लिए फ्लैट रेट है। अब स्लैब रेट्स में क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले अपन रेट सिस्टम समझ ले थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, अगर वो 2.5 लाख तक कमा रहे हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं। लेकिन अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो उनके ऊपर 5% लगता है टैक्स रेट। हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या है सिस्टम पूरा, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से अबव 30%। 10 लाख से अबव।
अब देखिए हर साल चेंजेस आते हैं और हर साल सिर्फ टीवी और न्यूज चैनल वाले बस यही बताते हैं कि कौन सी रेट्स क्या लगने वाली है, आपके ऊपर क्या टैक्स लगने वाला है, वो एक फाइनल अमाउंट बताते हैं, एग्जैक्ट रॉ डेटा नहीं बताते। तो एग्जैक्ट रॉ डेटा जो है फाइनेंशियल ईयर 2017 के लिए, फाइनेंस एक्ट 2019 की बात कर रहा हूँ, 17 नहीं सॉरी 19, ओके, जो इस साल यूज होगा असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर, उसके अंदर यही स्लैब रेट्स हैं 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5, और उसके बाद 20 और 30। अब ये 20 और 30 इस साल चेंज हो गए, इस साल जो बजट आया ना उसमें चेंजेस हो गए, उसमें भी ये चेंजेस हुए कि अगर आप चाहें तो इस रेट से भी दे सकते हैं, और एक नई स्लैब निकाल दी जो 2.5 तक नील है, 5 लाख तक 5% है, 5 से 7.5 लाख तक 10% है, फिर 7.5 से 10 लाख तक 15% है। सो ऐसे करके नई रेट्स आई हैं, बट उसमें भी चॉइस है कि आप चाहें तो इस सिस्टम से दें या उस सिस्टम से दें। बेसिकली अब 2 स्लैब रेट्स हैं, आपके ऊपर चॉइस है आपको उस स्लैब रेट से देना है या इस स्लैब रेट से। वो कब, वो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, यानी 21-22 की बात हो रही है। इस साल जो लगेगा वो फाइनेंस एक्ट ही लगेगा और उसमें यही रेट्स हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है, राइट। उसमें फायदा ये है कि जो आपने सुना होगा न्यूज में कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। वो फाइनल डेटा है, रॉ डेटा ये है कि 5% लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको रिबेट मिलेगी। अब ये रिबेट क्या होता है वो अपन बाद में समझते हैं, पहले स्लैब रेट सिस्टम समझते हैं, ठीक है। देखिए स्लैब रेट सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए आपने 11 लाख कमा लिए, तो आपके ऊपर 11 लाख पे 30% नहीं लगेगा, ऑब्वियसली 10 लाख के ऊपर 30%, सो पूरे 11 लाख पे आपके ऊपर 30% नहीं लगेगा। अगर अपन लगाए 30% तो कितना होगा, 3.3 लाख, राइट। बट ये आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा स्लैब रेट सिस्टम के अंदर। ये होता है फ्लैट रेट सिस्टम, जितना भी आपने कमाया उस पर एक रेट लग गई जो आपको डिसाइड की हुई है और वो आपका टैक्स अमाउंट हो गया। लेकिन स्लैब रेट सिस्टम में क्या होता है, अगर आपकी इनकम 11 लाख है तो सबसे पहले उसमें से जो 2.5 लाख है, फर्स्ट 2.5 लाख उस पर नील रहेगा, कोई टैक्स नहीं। उसके बाद 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में जितनी इनकम है कितनी होगी, 2.5 लाख, 2.5 लाख होगी 5% के बीच में, राइट। सो उस पर 5% की रेट लगेगी जो कि होगा 12,500 रुपए, ठीक है। ये फर्स्ट स्लैब की बात हो गई, फर्स्ट 2.5 लाख के, 2.5 लाख के बाद वाले 2.5 लाख जो 5% की रेट की अंदर आ रहे हैं। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना आ रहा है, 5 लाख, उस पे रेट जो लगेगी वो 20% लगेगी, यानी नेक्स्ट 5 लाख पे जो आपके ऊपर रेट लगेगी वो 20% लगेगी। सो इसका कितना अमाउंट हो गया, 1 लाख। देन उसके बाद जो भी ऊपर का अमाउंट है उस पर 30% लगेगी। यहाँ के केस में कितनी है, 1 लाख। अगर ये 2 लाख भी होती, 12 लाख भी होता, उस 2 लाख पे 30% लगता। यहाँ पे कितना है, 1 लाख। तो उस 1 लाख पे आपका 30% का रेट लगेगा, राइट। उसका हो जाएगा आपका 30,000। सो ये जो अमाउंट देख रहे हैं ना आप, 30,000, 1 लाख, 12,500, ये सम अप करके आपका एक्चुअल टैक्स बनता है जो कि होगा 142,500। 3.3 लाख नहीं लगेगा आपके ऊपर, 142,500 लगेगा, ओके। ये स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग होता है। ये अगर फ्लैट रेट होती ना, तो अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो 5 लाख के अंदर 2.5 लाख निकाल दो, बाकी 5 लाख का आपके 5%। या आप 7 लाख कमा रहे हो तो 7 लाख हटा, 2.5 लाख हटा दो, 2.5 लाख भी क्यों हटाओ, 7 लाख पे पूरे 20%, 5 लाख पे पूरे 5%, क्योंकि वो फ्लैट रेट है। जितनी भी आपकी इनकम है जिस भी कैटेगरी में आती है वो पूरी की पूरी रेट लगेगी आपकी पूरी इनकम पे। लेकिन स्लैब रेट्स में नहीं होता है, वो स्लैब के अकॉर्डिंग चलती है। जितनी स्लैब में आपकी जितनी इनकम आ रही है उस पर उतना टैक्स लगेगा, ओके। सो ये स्लैब रेट सिस्टम होता है। अब इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका सिंपल जो आपका टैक्स स्लैब रेट से निकला, ओके। इसके ऊपर लगता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाला। वो कब लगता है, उसकी कंडीशंस अलग होती है। फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर वो कंडीशन तब आएंगी जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होगी। इंडिविजुअल्स की इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेंगे 10% से। यानी उस समय क्या होगा, 50 लाख तक आपकी जितनी नॉर्मल इनकम है वो, अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, मान लीजिए 51 लाख, राइट। सो उस पे जो स्लैब रेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर कैलकुलेशन होगी। फिर जो आपका टैक्स अमाउंट बनेगा, जैसे यहाँ पे जो बना 1,42,500, इस टैक्स अमाउंट पे वो सरचार्ज लगेगा, यानी 10% लगेगा। सरचार्ज का मतलब ये नहीं 51 लाख पे लग रहा हो, वो टैक्स अमाउंट पे लगता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ लगता है सेस। अभी जो चल रहा है वो CHC चल रहा है, सेस। सेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स होता है जो कि टैक्स प्लस सरचार्ज, अगर है सरचार्ज तो दोनों को मिला के
उसके ऊपर सेस लगता है। अगर सरचार्ज नहीं है तो सिर्फ टैक्स पे आपके ऊपर सेस लगेगा। सेस क्या होता है? बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स होगा जो पर्टिकुलर फील्ड में ही जाएगा। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन सेस, सीनियर हायर एजुकेशन सेस, राइट। सो इसमें भी जो आपकी परसेंटेज सेट की हुई है वो है 4%। अब ये 4% किस पे लग रही है? जैसे मैंने आपको बताया टैक्स प्लस सरचार्ज पे, यानी अगर आप टैक्स पेबल हैं तो आपके ऊपर सेस लगेगा। अगर आप 2.5 लाख के अंदर आ रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स तो लग ही नहीं रहा, तो सेस भी नहीं लगेगा। 2 लाख से 5 लाख से भी 1 रुपया ऊपर कमा लिया, मतलब 2.5 लाख से ऊपर और आपके ऊपर टैक्सेस बन रहे हैं, बेसिकली जब भी टैक्सेस बन रहे हैं तब सेस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सरचार्ज में तो क्या था? एक लिमिट थी, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये सब पे लगेगा। सो इन शॉर्ट अगर आप पे सरचार्ज भी लग रहा है तो टैक्स प्लस सरचार्ज उसके ऊपर सेस लगेगा, ठीक है। सेस अभी जो चल रहा है 4% चल रहा है, वो किस लिए चल रहा है? ये जो 4% है इसका अलग से फंड बना हुआ है गवर्नमेंट के पास, और वो फंड सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में ही जाता है। यानी जो 4% आपके ऊपर टैक्स लग रहा है ये सिर्फ आपकी एजुकेशन में ही जाएगा, यानी एजुकेशन सेक्टर जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वहां पे जाता है ये। ओके, सो ये पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है, ये तीनों ऐड होके आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है। ओके, ये इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। अब जो बात हो रही है रिबेट की, जैसे मैंने आपको बोला रिबेट की कुछ कंडीशंस हैं जो हर साल चेंज होती हैं। अपने इस साल जो रेलेवेंट कंडीशन है वो फाइनेंस एक्ट 2019 में लिखी हुई है, और वो ये है, अगर आप 2 कंडीशन है और दोनों साथ में वर्क करेंगे, दोनों देखना। पहली बात, आप 5 लाख के अंदर अंदर कमा रहे हो, 5 लाख के अंदर आपकी इनकम हो, 5 लाख से ज्यादा नहीं, 5 लाख के अंदर इनकम हो। एंड देन दूसरी बात 12,500 की रिबेट आपको मिलेगी। अब ये क्या है? देखिए पिछले साल ये थोड़ा अलग था, पिछले साल था 3 लाख के अंदर आप कमा रहे हो और आपको रिबेट मिलेगी 2500 रुपीज की। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है? देखिए अगर आप 3 लाख कमा रहे हैं, राइट, सो आपके ऊपर टैक्सेस जो लगेंगे उस पर 2.5 लाख की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप 2.75 लाख कमा रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 12,500, तो आपको सिर्फ 12,500 की छूट मिलेगी, पूरी 2.5 लाख की नहीं मिलेगी। लेकिन इस साल ये चेंजेस ये इस साल मैटर नहीं कर रहे, ये पिछले साल की बात है, यानी पिछले साल यूज हुआ था। इस साल इन्होंने ये कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं है। इस साल इन्होंने बोला 5 लाख के अंदर आप कमा रहे हैं तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। अब 5 लाख तक अगर अपन इनकम कैलकुलेट भी करें तो 12,500 ही बनती है, तो ये 12,500 की पूरी कट हो जाएगी, इसलिए आपको कहते हैं 5 लाख तक कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। जबकि लग रहा है उस पर आपको रिबेट मिल रही है। रिबेट एक टाइप का डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस पे? टैक्स पे, ठीक है। सो रिबेट आपको मिल जाती है 12,500 की। बट ये कब होता है? जब आपकी नॉर्मल इनकम हो। अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है, अब आगे देखेंगे अपन, कुछ टाइप की स्पेशल इनकम भी होती है, लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपको इस गेम में जीत गए, या आपने कोई लॉटरी या केबीसी बेस्ट एग्जांपल है, आप केबीसी में जाते हैं, गेम अमाउंट जीतते हैं, उस पर ये रेट्स नहीं लगती, उस पर डायरेक्ट 30% की रेट लगती है। तो अगर आप वहां पे 5 लाख रुपए भी जीते तो भी आपको ये रिबेट नहीं मिलने वाली। वहां पे 5 लाख पे फ्लैट 30% लगेगा, और वो यानी 1.5 लाख आपका गया, आपको 3.5 लाख हाथ में मिलेंगे। ओके, वहां पे आप नहीं चलता, ये नॉर्मल इनकम के लिए होता है। हाँ, वो अलग ही इनकम है, स्पेशल इनकम है ना, मैंने कहा ना ये नॉर्मल इनकम की रेट्स है, स्पेशल इनकम की रेट्स अलग ही होगी, और उस पर ये नॉर्मल रूल्स भी नहीं लगेंगे, स्पेशल रूल्स ही लगेंगे जो है फ्लैट रेट। ओके, सो ये अपनी इंडिविजुअल्स की हो गई। इसी तरीके से फर्म्स पे और लोकल अथॉरिटीज, और HUF, इन पे आपका फ्लैट रेट लगता है 30% से। ओके, और इनके ऊपर सरचार्ज जो लगता है वो 1 करोड़ के ऊपर 10% से। उसके आगे भी होता है, अगर 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के अंदर है तो आपका 10%, 2.5 करोड़ के ऊपर 15%, बट अपना इतना यूज नहीं होने वाला। बेसिक पॉइंट यही है कि फर्म्स, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपके ऊपर फ्लैट 30% का रेट लगेगा, यानी अगर आप 10,000 भी कमा रहे हैं तो आपको 3,000 गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करने हैं उस इनकम पे। ओके, और इनके ऊपर भी वही सेस लगेगा, यानी ये सिस्टम तो सब पे ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि स्लैब रेट्स के लिए हो या फ्लैट रेट्स के लिए हो, ये प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम है कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। ओके, और ये टैक्स सिस्टम है, ये कैलकुलेशंस है और ये सिस्टम है, ठीक। ये अपने टैक्स रेट के अंदर बात हो गई। अब अपन आते हैं इनकम किस किस टाइप की होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग टाइप की इनकम होती है, राइट। सो उनको अलग अलग तरीके से बाइफरकेट किया गया है।
इनकम टैक्स के अंदर उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम मतलब किस टाइप की आपकी इनकम हो सकती है। इनकम टैक्स ने उसको 5 तरीके से क्लासिफाई किया, यानी 5 पार्ट्स में। पहली आपकी हो गई सैलरी से, सैलरी से जो आप इनकम कमा रहे हैं। दूसरी आपकी हो गई हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी यानी जो आपके जो घर होम होते हैं उस पे कैसे कमा सकते हैं, रेंट। ओके, एक ही वे है, ठीक है, रेंट। इसके बाद पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी इसके अंदर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई प्रोफेशनल कंडक्ट है, लाइक एग्जांपल सीए का जो होता है वो प्रोफेशनल काम होता है, या डॉक्टर्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं, या कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं जो डिप्लोमा होते हैं, राइट। सो जिनके पास भी प्रोफेशनल डिग्री है वो प्रोफेशंस में आएंगे। ओके, और जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में आएंगे। फोर्थ है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स के अंदर क्या है, बेसिकली आपके कोई कैपिटल असेट्स हो या प्रॉपर्टीज हो, उसको आप सेल करने पे जो कमा रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो कैपिटल गेन्स में आता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन नहीं होता है, अगर आपका बिजनेस ही यही है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज वालों का, कि वो प्रॉपर्टीज ही बेचते हैं और उस पर ही कमाते हैं, तो वो बिजनेस में आएगा। कैपिटल गेन सिर्फ उनके लिए जो आप 1 या 2 बार बेच रहे हैं, यानी वो 1 या 2 बार ही फायदा हुआ, इसलिए बोलते हैं कैपिटल गेन, यानी फायदा जो हो रहा है वो कैपिटल लेवल का हो रहा है, डेली फायदा नहीं है, आपका रूटीन वर्क नहीं है, राइट। तभी वो सीजी में आएगा, वरना वो पीजीबीपी में आएगा, अगर आपका बिजनेस ही वही है तो। ओके, और 5वां है अदर्स। बेसिकली कोई भी इनकम जो इस चारों हेड में नहीं आई वो 5th हेड में आ जाएगी, जो है अदर सोर्सेस, राइट, अदर सोर्सेस। अभी पांचों के अंदर इनकम अलग अलग क्लासिफाई होती है, उसको अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, सैलरी के अंदर वो आएगा जो सैलरी बेस्ड वर्कर है। अब ये कैसे तय होगा कि सैलरी बेस्ड है या नहीं है, राइट। उसके लिए होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बनता कैसे, सिंपल, आपको फॉर्म मिलता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलते हैं, राइट। वो आपका प्रूफ हो जाता है कि आपके बीच में और आप जिसने आपको अपॉइंट किया है उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, राइट। जैसे कमीशन बेस्ड भी होते हैं, वो सैलरी के अंदर नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं बट कमीशन पे कर रहे हैं, होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो आउटसाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब जरूरत होती है तभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो वो आ जाता है अदर सोर्स के अंदर, क्योंकि उनको कमीशन बेस्ड वर्क मिल रहा है। लेकिन कोई इंप्लॉय रोज काम करने आ रहा है, उसका रोज का काम है, उसका एग्रीमेंट ही हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेसिस पे, तो वो सैलरी मानी जाएगी। ओके, सो ये सैलरी के अंदर आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगेन आपका खुद की हाउस प्रॉपर्टी हो, उसको आपने रेंट पे दे रखी हो, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो जाती है। पहले इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, हर ऐड को समझने के लिए अपन 3 चीजें समझेंगे। पहला उनके कंसेप्ट, दूसरा उनकी कैलकुलेशन, और तीसरा उनके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए जब अपन आईटीएल लगा रहे हैं। मैंने आपको कंसेप्ट तो बता दिया सैलरी का, राइट। इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, बेसिक आपकी सैलरी लेते हैं, जो आपका बेसिक सैलरी पे है, यानी जो आपका बेसिक सैलरी पे डिसाइड हुआ है, राइट। उसके साथ आपकी जो कमीशन आपको मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है सैलरी बेस्ड वर्कर को कमीशन भी मिलती हैं, वो इसी में ही आएंगी। बट अगर आप सोली सिर्फ कमीशन बेस्ड वर्क करते हैं, वो भी इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, जब आपकी जरूरत पड़े तब वो अदर सोर्सेस में जाता है। ओके, कमीशन, पेंशन, अगर आपके लिए जो एम्प्लॉयर है पेंशन अलग से आपकी उसमें ऐड करेगा, राइट। अगर आपने कुछ सुना हो तो ऐसे बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी, वो हमेशा ज्यादा होती है जो कि आपको इन हैंड मिलती है, राइट। सो वो इन हैंड क्या होती है, वो आपकी बेसिक पे होती है, और सीटीसी के अंदर आपको ये सब आ जाता है, कमीशन, पेंशन, मोस्ट फेमस पीएफ, आपको पीएफ प्रोविडेंट फंड मिलता है। तो ये जितनी भी आपकी सैलरी हो गई, ओके, ये आपकी हो गई। उसके अलावा ये आपकी टोटल सैलरी हो गई। इसके साथ साथ सैलरी के अंदर इंक्लूड होते हैं अलाउंस और परक्विजिट्स। ये 2 पर्टिकुलर टर्म्स हैं इनकम टैक्स के रूल्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, अलग इनकम टैक्स की एक्ट के अंदर इसी लैंग्वेज में बात की जाती है। बेसिकली अलाउंस क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स। आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, बेसिकली आप जैसे किसी बाहर शहर में जाके काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, उनके एम्प्लॉय हैं, अब उन्होंने आपको वो हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, आपको हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली आपको पेमेंट दे रहे हैं, जो भी आपका हाउस रेंट है वो आप पे कर सकते हैं, वो आपको सैलरी के अलग से दे रहे हैं। एक सैलरी तो मिल ही रही है, एचआरए भी मिल ही रहा है, राइट। सो वो हो जाता है आपका अलाउंस। ओके, ऐसे परक्विजिट यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स, बेसिकली आपको अमाउंट हाथ में दिया जा रहा है कि आप जहां पे भी रह रहे हैं वहां का अगर इतना रेंट है तो ये आप मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे जो परक्विजिट्स होते हैं वो नॉन मॉनेटरी होते हैं। नॉन मॉनेटरी मतलब आपको उन्होंने घर ही दे दिया,
कि आप इसमें ही रह लीजिए, राइट। तो उस घर की इवेल्यूएशंस होती हैं कि उस घर का कितना रेंट बनता है, उस बेसिस पे वो उस पर ऐड किया जाता है, यानी नॉन मॉनेटरी। फाइन, ये होता है इनका सिस्टम। ये ऐड करने के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी बनती है। इस सैलरी पे भी आपको डिडक्शंस मिलती हैं, छूट मिलती है, यानी आपकी जो भी सैलरी बन रही है उस पे सैलरी ऐड के अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा डिडक्शंस भी होती हैं, वो अलग डिडक्शंस होती हैं, वो चैप्टर 6A में होती है, और एक पर्टिकुलर हेड की भी अपनी डिडक्शंस होती हैं। सो सैलरी की जो डिडक्शन है पिछले साल तक 40,000 थी, इस साल से 50,000 है। बेसिकली आपकी कितनी भी इनकम हो, 10 लाख हो, 11 लाख हो, उस पर 50,000 की आपको छूट मिलेगी, देन वो आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। उस पर आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, जो मैंने अगर आपको बताया जैसे इंडिविजुअल्स हैं तो उस पर स्लैब रेट्स हो जाएंगे। ओके, ये अपना सैलरी का। ऐसे ही हाउस रेंट पे आएंगे। देखिए हाउस दो वे में यूज कर सकते हैं, या तो आप खुद यूज कर रहे हो या आपने रेंट पे दिया हो। उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं लेट आउट। लेट आउट मतलब रेंट पे दिया हुआ या सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, अब ये लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड से सिंपल सा इतना सा मतलब है, जो लेट आउट है उस पर आपको रेंट मिल रहा होगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है उस पर रेंट नहीं मिल रहा होगा, तो उस पर अलग तरीके से कैलकुलेशंस होंगी। लेट आउट पे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन किया जाता है जीएवी। जीएवी अगेन एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है, इसकी टेक्निकल टर्म है इनकम टैक्स के अंदर। जीएवी का सिंपल सा इतना सा मतलब होता है, आपने जितना भी रेंट कलेक्ट किया पूरे साल भर में, क्रॉस एनुअल वैल्यू जितना भी आपका रेंट कलेक्ट हुआ है, उसके ऊपर आपको उसमें लेस करने को मिलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। अगर आप टैक्सेस पे करते हो उस प्रॉपर्टी के लिए, म्युनिसिपल टैक्सेस, वो आप इसमें लेस कर सकते हैं जितने भी आपके बन रहे हैं, इसमें से आप लेस कर सकते हैं। फिर जो आपकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एनएवी। एनएवी यानी नेट एनुअल वैल्यू। इसके ऊपर आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया डिडक्शंस मिलती हैं आपको हर हेड के अंदर। यहाँ पे दो टाइप की डिडक्शंस मिलेंगी। पहली इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, और कंस्ट्रक्शंस की, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या रेनोवेशन करवा रहे हैं उसकी। ओके, ये इन दोनों में से लेस की जाती है। देन जो आपका अमाउंट आता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल एनएवी। फिर उसके ऊपर आपके टैक्सेस लगते हैं। अब ये चीज एसओ में अलग हो जाती है, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड में अलग हो जाती है। वहां पे आपको म्युनिसिपल टैक्सेस के बेनिफिट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस के बेनिफिट आपको जीएवी पे ही मिलेंगे, और यहाँ पे तो जीएवी 0 होती है, तो यहाँ पे आपको म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं मिलेंगे। और यहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में फायदा मिल जाता है। सो इससे होता क्या है, अगर आपने मान लीजिए आपने घर रेंट पे दे रखा है, वहां से आप 2 लाख कमा रहे हैं और 2 लाख का आपका इंटरेस्ट रेट बन रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इन दोनों की इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा, देन आपका टैक्सेबल एनएवी निकाला जाएगा। इसमें जीएवी तो 0 ही रहेगी, म्युनिसिपल्स भी 0 रहेंगे, एनएवी भी 0 रहेगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं। तो वो नेगेटिव किस में से सेटल होगा, वो आपकी लेट आउट की जो इनकम है जो ये आ रही होगी उसमें से सेटल होके टैक्सेस एचपी के अंदर लग जाएंगे। ओके, सो ये इसकी कैलकुलेशंस रहती हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट और कैलकुलेशंस तो अपन ने इन दोनों हेड के देख लिए। डॉक्यूमेंट्स इसमें इसके अंदर आपको फॉर्म 16 देना होता है। फॉर्म 16 क्या होता है, आपको जो आपको एम्प्लॉयर है वही प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि वो आपका टीडीएस बढ़ता होगा तो, राइट। अगर टीडीएस नहीं बढ़ता है तो सिंपली आपको सैलरी रिसीट दिखानी है आपकी। सैलरी रिसीट हो गया या बैंक स्टेटमेंट। सेम आपका एचपी में भी होता है। एचपी के अंदर ऑब्वियसली फॉर्म 16 नहीं होता, सैलरी रिसीट नहीं होती है, यहाँ पे रेंट रिसीट हो जाती है और आपका बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों हेड समझ में आ गए आपको। अब अपन आते हैं पीजीवीपी पे।
देखिए ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझा दूंगा क्योंकि अपने ज्यादा काम आने वाला नहीं है। ओके देखिए इसमें दो टाइप से आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी आपका जो बिजनेस है उसकी आप अकाउंट्स की सिस्टम बना के रखते हो, आपके पास बुक्स हो, प्रॉपरली आप अकाउंटिंग करते हो, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहें तो नॉर्मल स्कीम से दे सकते हैं। नॉर्मल स्कीम आपको आगे बताऊंगा क्या क्या है उसमें, और अगर आप चाहें तो प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे दे सकते हैं। प्रिजम्पटिव इनकम एक प्रकार की स्कीम ही है जो उनको कंपलसरी होती है जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनके पास चॉइस होती है, वो चाहे तो प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे दे सकते हैं या नॉर्मल स्कीम में दे सकते हैं। नॉर्मल स्कीम सिंपल है, आपका जितना भी नेट प्रॉफिट बन रहा है एज पर बुक्स, जो आपने बुक्स मेंटेन कर रखी हैं वो लिया जाएगा, देन उसमें सेटलमेंट किए जाएंगे। कैसे? कुछ ऐसी इनकम्स होंगी जो आपने ऐड कर दी होंगी लेकिन वो उसको इनकम टैक्स इनकम नहीं मानता, तो वो उसको लेस कर देगा इसमें से, उसको बोलते हैं डिसअलाउड इनकम। साथ ही कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होंगे जो आपने ऐड नहीं किए होंगे लेकिन वो इनकम टैक्स की नजरों में एक्सपेंस हैं, तो वो इसमें से लेस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं अलाउड एक्सपेंसेस। ये दोनों लेस होते हैं। इसी तरीके से एडिशन भी होते हैं, जो आपकी अलाउड इनकम है लेकिन आपने दिखाई नहीं, आपने प्रॉफिट बचाने के चक्कर में इनकम वो दिखाई नहीं, बट वो आपकी इनकम है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स में, ठीक है, तो वो ऐड हो जाती है अलाउड इनकम। और ऐसे ही डिसअलाउड एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे आपने जो ऐड कर दिए होंगे बट हम उसको मानते नहीं है, तो उसको डिडक्ट कर देंगे यहाँ से, मतलब ऐड कर देंगे बेसिकली। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। देन इस अमाउंट पे टैक्सेस लगते हैं जो मैंने आपको रेट्स बताया। अगर आपकी फर्म है तो डायरेक्ट रेट लग जाएंगे, अगर आपकी इंडिविजुअल बिजनेस है तो उस पर आपको स्लैब रेट्स के हिसाब से लग जाएगा। ये आपकी नॉर्मल स्कीम होती है। प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर 3 सेक्शंस दिए हुए हैं, बहुत फेमस है, अगर आपने कभी सुना हो न्यूज के अंदर आते रहते हैं। 3 सेक्शंस हैं, 44AD, 44ADA एंड 44AE। तीनों अलग अलग पर्पस के लिए हैं। 44AD सिंपल आपका जो बिजनेस है उसके लिए होता है। 44ADA होता है प्रोफेशनल्स के लिए, जो प्रोफेशनल्स है वो इसके अंदर भरेंगे टैक्सेस इस सेक्शंस के अंदर। और 44AE होता है ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। ट्रांसपोर्ट भी कौन से? गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नॉर्मल बिजनेस में आ जाएंगे। ओके, सो ये तीनों अलग अलग होते हैं, इनका तीनों का अलग अलग पर्पस होता है। 44AD के क्या ये बोला जाता है कि अगर आपकी इनकम, आपका जो प्रॉफिट है अगर वो 2 करोड़ से कम है तो आप ये इनकम ले सकते हैं। यानी इस लिमिट का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर आपका बिजनेस 2 करोड़ से कम है तो आप चाहें तो प्रिजर्वेटिव इनकम ले सकते हैं, आप चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें या नहीं करें। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 2 करोड़ से ऊपर है तो आप प्रिजम्पटिव भी नहीं ले पाएंगे और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अब नॉर्मल अकाउंट्स के हिसाब से देना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल रेट तय होती है 8% या 6%, टैक्स की नहीं, इनकम की। यानी अगर आपका बिजनेस हुआ है, मान लीजिए सेल्स हुई आपकी 2 करोड़ की, राइट, सो उस पे आपका पहले इनकम निकाली जाएगी 8% से या 6% से। तो जनरली आपने सुना होगा टर्नओवर ही पूछते हैं कई बार सीए कि आप अपना टर्नओवर बता दीजिए अगर आप 44AD में बनवा रहे हैं तो। उसमें क्या होता है, अगर आपका टर्नओवर 10,000 का है, आपने सेल 10,000 की करी है, तो उस पर 8% या 6% की रेट लगा देता है। कब 8% की लगती है, कब 6% लगती है, वो अपन इसमें देखेंगे। देखिए 10,000 की इनकम है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस किया है, मतलब अदर देन कैश, कैश में नहीं किया है, विदाउट कैश किया है, तो 6% की इस पे रेट लगेगी। किस लिए? प्रॉफिट निकालने के लिए। अगेन ये बात ध्यान रखना, ये प्रॉफिट निकालने के लिए रेट है, टैक्स की रेट नहीं है। प्रॉफिट जो आएगा फिर उसके ऊपर टैक्सेस की रेट लगेंगी जो मैंने आपको बताई थी। ओके, सो ये 6% के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपका कैश में बिजनेस होता है तो 8% के हिसाब से। अब कुछ लोगों का कैश में भी होता है, उसमें भी होता है। अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं कि कितना आपका कैश में हुआ है, कितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है, चेक से हुआ है या प्लास्टिक मनी से हुआ है, तो उस पर 6% लग जाएगा और बाकी पे 8% लग जाएगा। वो ऐड होकर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उस प्रॉफिट पे टैक्स रेट लगेगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये 8% 6% टैक्स रेट नहीं है, इनकम की रेट है, प्रॉफिट की रेट है, जो आपका प्रॉफिट निकलेगा सेल्स पे। ठीक है, ये आपका हो गया 44AD के अंदर। यही चीज यहाँ पे 50 लाख लिमिट हो जाती है
कि प्रोफेशनल्स के लिए अगर उनकी सेल्स यानी बेसिकली उनकी रिसीट्स जो होती है, उनकी जो फीस होती है 50 लाख से कम है तो ही वो प्रिजम्पटिव ले सकते हैं। उसमें उनका रेट लगता है 50% से 50% प्रॉफिट डायरेक्ट, फिर उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं। फाइन। और ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई लिमिट नहीं है, उसमें लिमिट है आपकी व्हीकल्स की। अगर आपके पास 10 व्हीकल्स हैं या उससे कम है तो ही आप 44AE के अंदर बढ़ सकते हैं। फिर उसके अंदर 2 वे में सिस्टम होता है। पहला, अगर आपकी गाड़ी 12 मेट्रिक टन से कम उठाती है तो आपके ऊपर लगेगा 7,500 रुपीज प्रॉफिट माना जाएगा पर मंथ पर व्हीकल। थोड़ा सा टेक्निकल है ये। देखिए 12 मेट्रिक टन से कम है तो आपके ऊपर टैक्स जो आपकी जो प्रॉफिट माना जाएगा, अगेन प्रॉफिट जो माना जाएगा वो माना जाएगा 7,500 पर मंथ पर व्हीकल। यानी अगर आपके पास 10 व्हीकल है तो इंटू 10 हो जाएगा, और 12 महीने के 12 महीने आपके पास 10 व्हीकल थे तो 12 इंटू ये हो जाएगा। सो 7,500 इंटू 12 इंटू 10 जाके आपकी इनकम होगी, यानी ये आपका हो गया 90,000 9 लाख यानी आपकी जो इनकम पूरे साल भर की मानी जाएगी वो हो जाएगी 9 लाख। देन इस पे टैक्सेस की रेट्स लगेंगे। ओके, ऐसे अगर 12 मेट्रिक टन से कम की बात, इससे ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, जितना भी आपका टन ज्यादा है उस पे पर टन 1000 ऐड हो जाएगा। यानी अगर 13 मेट्रिक टन की है तो आपका 7,500 की जगह 8,500 हो जाएगा। अगर आपके पास 15 टन की है 15 टन तो 12 मेट्रिक टन तो अलग हो गया, 3 मेट्रिक टन के इंटू 3,000 हो जाएगा, तो 3,000 इंटू 7,500 10,500 हो जाएगा। इस बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं। अगेन ये कैलकुलेशंस आपको मैं बता रहा हूं, जब अपन पोर्टल पे करेंगे काम तो ये कैलकुलेशंस अपने आप ही होती है। ये बस आपकी नॉलेज के लिए है। आप बस अमाउंट डाल दीजिए कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने आपका मैट्रिक टन है और कितने महीने तक वो गाड़ियां आपने कंटिन्यू करी, अपने आप कैलकुलेशंस हो जाएंगे। सो ये 2 तरीके से पीजीवीपी में टैक्सेस होते हैं। नेक्स्ट अपना आ गया कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशल इनकम्स होती हैं, इसके अंदर स्पेशल इनकम आएंगी। इसमें 2 तरीके की इनकम होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी जो भी कैपिटल असेट है उसको आपने होल्ड किया है 3 साल से कम, यानी 3 साल से कम आपने उस चीज को होल्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का अलग केस, चल मान लीजिए कार की बात कर लेते हैं। अगर कार बेच के अगर आपको फायदा भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एंटिक कार्स भी होती हैं जिनको फिर बेच के आपको फायदा हो जाता है, सो वो अगर होल्ड की गई है 3 साल से कम तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब उस पर नॉर्मल रेट्स रहेंगे, लेकिन अगर आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पर स्पेशल रेट्स लगती है जो होती है 20% की। सो फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है, उसने साल भर में 2 लाख ही कमाया पर 3 लाख का उसके पास कैपिटल गेन हो गया, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो 20% की रेट लगेगी, सो उस पर उसको रिबेट नहीं मिलने वाली। 2 लाख तक तो उसका लगना ही नहीं है क्योंकि वो 2.5 के अंदर है, बाकी 3 लाख पे पूरा का पूरा फ्लैट 20% लग जाएगा, यानी वो हो गया 60,000। और 60,000 में भी 12,500 की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि वो स्पेशल इनकम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। नॉर्मल जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया वो बताया 3 इयर्स लेस का और 3 इयर्स मोर का। लेकिन 2 स्पेशल केस है, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज अगर आप होल्ड करते हैं वो भी आपकी कैपिटल असेट्स ही होती हैं, वो अगर आप होल्ड करते हैं तो उसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर 12 मंथ्स बेसिकली। उससे कम में होल्ड किए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगी, उससे ज्यादा में होल्ड किए स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज। और प्रॉपर्टीज यानी लैंड एंड बिल्डिंग, उसके केस में आपका ये टाइम पीरियड होता है 2 इयर्स का। 2 ईयर से कम होल्ड किए शॉर्ट टर्म, 2 ईयर से ज्यादा होल्ड किए लॉन्ग टर्म। बस बेसिक इतना ही होता है। इस पे जो रेट्स होती हैं वो नॉर्मल रेट्स के हिसाब से लगती है। नॉर्मल मतलब जो भी आप टाइप का पर्सन है, अगर आपकी फर्म है और आपने बेच दिया अपना कोई आइटम जस्ट फॉर 1 टाइम, राइट, आपका बिजनेस नहीं है, तो वो कैपिटल गेन हो जाएगा। फिर वो किस टाइप का होगा वो उस पर डिसाइड किया जाएगा। ओके, ये सारी इनकम खत्म होने के बाद अगर आपके पास कोई अलग टाइप की इनकम है जो इन चारों में क्वालिफाई नहीं करती है तो वो अदर सोर्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कमीशन हो गई, आपका जो इंटरेस्ट आता है बैंक से वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा,
आपके यहाँ पे डिविडेंड आता है, आपने शेयर्स परचेस कर रखे हैं, उस पर डिविडेंड मिल रहा है आपको, वो यहाँ पे आ जाएगी। या आपकी जो म्यूजिक कैसेट्स वगैरह हैं उस पर रॉयल्टीज मिलती हैं, तो वो रॉयल्टी वो इन तीनों में कहीं, इन चारों में कहीं क्वालिफाई नहीं करेंगी, तो वो यहाँ पे आएंगी, ये सारी इनकम आएंगी। अगेन इस पे वही रेट्स लगेंगी जो नॉर्मल रेट्स होती हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है गिफ्ट का। अदर सोर्स के अंदर सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो गिफ्ट का ही है। गिफ्ट्स के ऊपर भी आपके ऊपर टैक्सेस लग सकते हैं, उसकी लिमिट्स डिसाइड की हुई है कि अगर एक साल में आपको 15,000 के अंदर अंदर के गिफ्ट्स मिले हैं टोटल सम अमाउंट, मतलब हो सकता है आपको एक बार में 15,000 से बड़ा गिफ्ट मिल गया तो आपको गिफ्ट्स पे टैक्सेस पे करना ही है। लेकिन अगर आपको 10,000 करके 5 बार मिला हो, सो ऑब्वियसली 50,000 से तो कम है, बट जब सम अप करते हैं तो 50,000 से ज्यादा हो जाता है, या 50,000 भी है तो उस पर टैक्सेस लगेंगे गिफ्ट्स पे। कितने परसेंट से? डायरेक्ट 30% से, और वो भी पूरे अमाउंट पे। यानी फॉर एग्जांपल किसी ने आपको 49,000 का गिफ्ट दिया या 49,099 का गिफ्ट दे दिया तो आपके ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 50,000 का गिफ्ट परचेज कर लिया तो उसके ऊपर पूरा 30% का टैक्स लगेगा, जो कि हो जाएगा 15,000। इसके अंदर ये नॉर्मल रूल है। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई शादी में मिला है, लाइक आपकी खुद की वेडिंग के अंदर, वेडिंग, उसके अंदर अगर आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो वो सारे एग्जेम्प्ट है। डजेंट मैटर कितने अमाउंट के मिल रहे हैं, 3 करोड़ के मिल रहे हो, 30 करोड़ के मिल रहे हो, वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। ओके, उसके अलावा आपको हो जाता है इसके अंदर, आपको जो विल में मिला हो, विल या इनहेरिटेंस, वसीयत लिखी जाती है, उसमें अगर आपको गिफ्ट मिला है, जमीन मिलती है, बहुत सारे जैसे आपके पूर्वज हैं उनकी जमीन आपको गिफ्ट में मिल गई, तो वो विल या इनहेरिटेंस में मिलती है, वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगते। इसके अलावा इन कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डेथ, कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब होता है आफ्टर दैट जो आपका बंटवारा होता है, उस पर भी कोई टैक्सेस नहीं है। उसके अलावा रिलेशंस लिखे हुए हैं इसके अंदर। अब वो रिलेशंस 22 टाइप्स के हैं। अगर वो आपको गिफ्ट देते हैं तो आपका गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा आपको अगर कोई भी गिफ्ट दे रहा है, फ्रेंड दे रहा है या कोई भी दे रहा है, तो उसके ऊपर ये लिमिट लगती है, और ये लिमिट जैसे ही क्रॉस होगी आपके ऊपर ये रूल्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये गिफ्ट्स का कंसेप्ट होता है जो अदर सोर्सेस में आता है जनरली। ठीक है, ये अपनी हो गई सोर्सेस। अब अपन समझ लेते हैं ये कैलकुलेट सारी की सारी होती कैसे। सारे हेड्स देख लिए अपन ने, पर्सन्स भी देख लिए। मैंने आपको पर्सन्स किस हिसाब से बताया, ताकि आपको रेट पता रहे, राइट। ये मैंने आपको किस लिए बताया, ताकि आप बाइफरकेट कर पाए कि कौन सी इनकम किस हेड में आने वाली है और किस तरीके से आपको फीड करनी है। अब क्या होगा, पूरा एक परफॉर्मा बनेगा जिसको बोलेंगे टोटल इनकम कंप्यूटेशन। इसमें क्या होगा, आपकी सारी इनकम गिनी जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, फ्रॉम कैपिटल गेन और फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये आपकी हो जाएगी टोटल क्रॉस इनकम। इस ग्रॉस इनकम के ऊपर आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी और एचपी के अंदर तो आपको अलग से डिडक्शंस मिल ही रही है। उसके अलावा एक होता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अंडर सेक्शन 6A के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो आपको डिडक्शंस मिलेंगी। ये क्या होता है ये अपन अभी शॉर्ट में समझेंगे। उसके अलावा फिर आपकी आती है नेट टोटल इनकम। ये जो नेट टोटल इनकम होती है इस पे आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है। जो मैंने आपको रेट्स बताई थी, जो पर्सन्स बताए थे, वो सारा फिर इस पे लगेगा नेट टोटल इनकम पे। फिर आपकी आएगी ग्रॉस टैक्सेबल पेमेंट इस इनकम के ऊपर। फाइन, फिर इसमें से भी लेस होगा क्या, टीडीएस, एडवांस टैक्स। ये अपन कभी और समझेंगे। फिर आपके ऊपर आएगी नेट टैक्स पेबल।
ये अमाउंट होता है जो आपको ITR के अंदर पे करना होता है बेसिकली। ओके, इस तरीके से पूरा ITR के अंदर फिलिंग होती है। और ITR के फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं जिसके अपन को तो टेंशन नहीं लेना है। बेसिकली आप पोर्टल पे जाओगे, आपको क्लिक करना है कि आपकी इनकम सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी की है, किसकी है, वो उस बेसिस पे अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्म सेलेक्ट कर लेगा। और फॉर्म हर साल चेंज होते हैं। लाइक इस साल जो ITR 1 है वो सिर्फ सैलरी वालों के लिए 50 लाख लेस के लिए, पिछले साल तक वो था 50 लाख और 50 लाख से ज़्यादा भी, लेकिन रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट यानी जो इंडिया के हो और जो बाहर के हो, अभी वो चेंज हो गया। तो वो हर साल चेंजेस होते हैं, वो अपने आप पोर्टल सेलेक्ट कर लेता है। आप बस सेलेक्ट कर लिया आपकी कौन सी इनकम है, किस टाइप की इनकम है, फाइन। फिर उसके ऊपर आपको अमाउंट डालने हैं, उस पर अमाउंट पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया वो भी अपने आप कैलकुलेट होते हैं, एंड देन आपकी इनकम्स आ जाती है अपने। फिर उसके ऊपर जो आपका डिडक्शंस मिलने वाली है, जो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं, वो ऐड करनी होती है, देन आपका टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम पे टैक्सेस कैसे लगने होते हैं, आप पर्सन डालिए, इंडिविजुअल है, फर्म है, जो भी है उस पर ऐड करिए, वो अपने उस बेसिस पे कैलकुलेशंस कर ले। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है इनकम टैक्स का। अब अपन डिडक्शन समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है डिडक्शंस। डिडक्शंस वो चीज होती हैं जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी की फॉर्म में देती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ स्पेशल एक्सपेंस कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी। सबसे फेमस है 80C सेक्शन होता है। इसके अंदर अगर आपकी ट्यूशन फीस जा रही है, या आपके चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस जा रही है, या आपने LIC करवा रखी है, या आपके पास पेंशन फंड आता है, या प्रीमियम भरते हैं आप LIC का, या बेसिकली आपने लोन ले रखा है, लोन की पेमेंट कर रहे हैं, कौन से लोन की, हाउस लोन की रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। आप पोर्टल पे क्लिक करेंगे, आपको सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो भी इसमें से अगर आपने कुछ किया हुआ है तो उसके आगे आप अमाउंट लिखेंगे और उस अमाउंट की आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी। इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख। इससे ज्यादा एक्सपेंस किया है तो वो काउंट ही नहीं होगा, सिर्फ 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी। ऐसे ही 80CC भी होता है। 80CC उसमें क्या होता है, आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है कि इस इक्विटी फंड यानी कोई भी इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि इस पे आपको डिडक्शंस मिलेंगी। तो जनरली आप जब भी म्यूचुअल फंड्स परचेस करते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि टैक्स बेनिफिट्स भी होंगे। वो कौन से होते हैं, वो यही होते हैं डिडक्शंस वाले, कि आपको डिडक्शंस मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ये चीज ध्यान रखना, हर इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलता है, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ने बता रखा हो या परमिशन दी हुई हो उनको, उस पे मिलता है। इसकी लिमिट भी 1.5 लाख। ऐसे ही 80CCD होता है, ये भी कुछ स्पेशल पेंशन स्कीम्स होती हैं। जैसे अभी चली थी एक पेंशन स्कीम चली थी इस गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल पेंशन जन योजना, राइट। उसमें अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेंगी, स्कीम बाय गवर्नमेंट। इसमें भी लिमिट होती है 1.5 लाख। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप मैक्स टू मैक्स इन तीनों सेक्शन का मिला के भी 1.5 लाख तक ही ले सकते हैं। मतलब अगर आपने तीनों में 1.5 लाख दिखा दिया तो आपको 4.5 लाख का बेनिफिट नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख का होगा। सो एग्रीगेट लिमिट भी इनकी 1.5 लाख है और इंडिविजुअल लिमिट भी 1.5 लाख है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में आप इन्वेस्ट करते ही नहीं है तो आप इसमें 1.5 लाख तक बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों में भी करते हैं तो आपको देखना है कि आप किस पे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। आप डिस्क्लोज सारे ही करेंगे बट आपको मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख का ही मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारी इनकम्स भी होती है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन ले रखा है, वो 80E के अंदर आता है, उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर। ऐसे ही पर्सन जो डिसेबल होता है या मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो 80D के अंदर कवर होता है, उसके भी आपको छूट मिल जाएगी। प्रीमियम भर रहे हैं आप मेडिकल इंश्योरेंस का, उसकी भी छूट मिल जाएगी। तो जितनी भी ऐसे आपको डिडक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अगर आप वो एक्सपेंसेस करते हैं या वो इनकम इनकर करते हैं तो वो आपको माफ हो जाती है। किस बेसिस पे? डिडक्शंस के बेसिस पे। फाइन, ये पूरा अपना इनकम टैक्स का है। समझ में तो आ गया ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें?